नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती निकाली गई है उसके आवेदन से संबंधित हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे परीक्षार्थियों ने आवेदन तो कर दिया है, लेकिन कुछ परीक्षार्थी अभी भी थोड़े से कन्फ्यूज हैं कि कैसे इसका आवेदन करें। तो आज के अंक में हम वही बात करेंगे कि आवेदन करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से आपको जो फीचर्स हैं उनका पालन करना है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपका फॉर्म गलत फिल ना हो जाए। हालांकि इसमें संशोधन का भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन पहले देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप आवेदन कर रहे हैं एलटी के लिए तो आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप मोबाइल से आवेदन कर रहे हैं तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा और उसे आप डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा। और अगर आप लैपटॉप या पीसी से कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी इस तरीके की सेटिंग नहीं करनी है। वहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर के या जो भी आपका ब्राउज़र है उसमें आपको यूके ट्रिपल एससी की साइट को खोलना होगा। तो साइट आपको इस तरीके की खुलती हुई नज़र आएगी और जहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जो दूसरे नंबर का है उस पर आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है कि कब से कब तक की इसकी जो है टाइम लिमिट है कि कब तक आपको आवेदन करना है, कब तक इसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आपको इस सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना होगा। और यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ भी आ रहा है आपके पास कि किस स्टेप में आपको कौन सी चीज़ें फिलअप करनी है, यानी कि कौन सी जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करते जाएंगे और आपका जो फॉर्म है वो फिलअप होता जाएगा। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इनको एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अप्लाई नाउ का जो बटन है नीचे आ रहा है आपको उस पर कि आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लोडिंग होगा पेज का और उसके बाद आपका ये पेज यहाँ पर खुल जाता है। अब देखिए, यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि आप एलटी का कौन सा सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। आप जिस सब्जेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ये चुनेंगे कि आप 10% विभागीय भर्ती का भरते हैं या 60% सीधी भर्ती का। तो 10% जो भर्ती वाला है वो तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी टीचिंग की जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है। आप लोगों को भरना है 60% सीधी भर्ती का। जब आप 60% सीधी भर्ती का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको आवश्यक जो है शैक्षणिक योग्यता वाला फॉर्म खुल जाता है। इसमें आपको जो सबसे पहला जो जो टैब आया है वहाँ पर पूछा गया कि आपके पास यूटेट या सीटेट 2 है। अगर आपके पास यूटेट सीटेट द्वितीय जो होता है पेपर उनमें से अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यस कर सकते हैं, और अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग के सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर टीईटी अनिवार्य नहीं है। अगर आप ड्राइंग के अतिरिक्त या जिन सब्जेक्ट में टीईटी मांगा गया है अगर आप उन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर टीईटी का यस जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए आवेदित पद के लिए आपने कौन सी योग्यता पूर्ण की है। तो यहाँ पर देखिए हम ड्राइंग का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो पहला वाला ऑप्शन है जिसमें कि स्नातक और बीएड मांगा हुआ है उसको आपने भरना होगा। उस टैब के बाद आपकी व्यक्तिगत जानकारी वाला टैब यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो आप देखिए सबसे पहले तो आप अपना नाम डालिएगा क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम पूछा गया है। तो आप इसमें अपना जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम है उस नाम को जरूर डालिएगा। नाम डालने के बाद दूसरा जो टैब है इसमें वह है फादर्स नेम का। यहाँ पर अपने पिता का नाम डालिएगा जो आपके प्रमाण पत्रों में है। उसके बाद माता का नाम, उसके बाद आपकी जन्म तिथि, और उसके बाद आप देखिए नीचे है इसमें जेंडर, और उसके बाद अपनी वैवाहिक स्थिति को भी जरूर डालेगा। तो देखिए फादर्स नेम वाले कॉलम के नीचे आपकी 1 जुलाई 2024 को उम्र मांगी गई है। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप जैसे ही इसमें अपनी जन्म तिथि इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आपकी 1 जुलाई 2024 को जो भी उम्र हो रही होगी वो वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। व्यक्तिगत जानकारी के बाद आप यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता का कॉलम खुल जाता है। तो आप क्योंकि इंडियन है आपको इंडियन पर जो है सेलेक्ट करना होगा। राष्ट्रीयता भरने के बाद आवश्यक पात्रता वाले कॉलम पे आप चले जाएंगे और यहाँ पर पहला ही कॉलम है, क्या आपका उत्तराखंड राज्य के किसी भी जनपद में सुयोजन कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत है, तो आपको यस करना होगा। और उसके बाद
अपना पंजीकरण जो संख्या है आपके प्रमाण पत्र पर उसको लिखना होगा। दूसरे कॉलम में उस जनपद का नाम लिखना होगा जिस जनपद में आप पंजीकृत हैं, और फिर तीसरे कॉलम में आपको पंजीकरण की तिथि लिखनी होगी। तो चौथे कॉलम में आपको ये लिखना होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कब तक वैलिड है। जो दूसरा पॉइंट है इसमें, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्योंकि जो 60% सीधी भर्ती में भरेंगे उन्हें नो करना पड़ेगा। दूसरा कॉलम है यहाँ पर, क्या आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है या उसके समकक्ष जो भी परीक्षाएं होती हैं उत्तराखंड राज्य से आपने उत्तीर्ण किए हैं, तो आप इसको यस कर दीजिए। चौथा जो कॉलम है यहाँ पर, इसके कई पार्ट हैं। यहाँ पे देखिए, पहला पार्ट है जो चौथे कॉलम का, उसमें लिखा हुआ है कि क्या आप या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अथवा सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आप इसको अगर हैं तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद मूल निवास या स्थायी निवास का जो विवरण है वो भरा जाएगा। तो इसमें आप अगर उत्तराखंड के मूल निवासी तो यस कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर श्रेणी पूछी जा रही है, यानी कि जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो किस श्रेणी में मिलना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो हमने ओबीसी का सर्टिफिकेट के लिए ओबीसी के ऑप्शन को चुन लिया है। उसके बाद ये ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है ये किसने इश्यू किया है, तो ये तहसीलदार ने इश्यू किया है, तो हमने तहसीलदार सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको डालनी होगी, वो प्रमाण पत्र पे आपको अंकित होगी, तो वहाँ से आप डालिएगा। इसके बाद प्रमाण पत्र संख्या और प्रमाण पत्र जिस ज़िले से जारी किया गया वो ज़िला आपको सेलेक्ट करना होगा, और ये वैलिड कब तक है, तो आपको जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं प्रमाण पत्र का, तो वैलिड कब तक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। अपनी कैटेगरी चुनने के बाद आप सब कैटेगरी डिटेल्स पर चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि आप यहाँ पर देखिए, पहला जो है कि क्या आप दिव्यांग हैं, तो आप अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आपको ये यस या नो करना होगा। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो आपको यस या नो करना होगा। अगर आपके परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो आप उसे यस कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो है स्वतंत्रता सेनानी का जो भी आरक्षण प्राप्त होता है वो आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप अनाथ हैं या ऑफेंस जो है चाइल्ड हैं, तो अगर आप हैं तो यस या नो कर सकते हैं आप। इसके बाद आप अपना संपर्क विवरण डालेंगे जिसमें आपको ईमेल आईडी डालना होगा। दूसरे कॉलम में आपको उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना होगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर को भी आपको कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपको अपना वर्तमान पता डालना होगा। आप वर्तमान पता आप चाहे तो आधार में जो लिखा हुआ होता है उसी को डाल सकते हैं। वर्तमान पता भरने के बाद आप इसमें अपना स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस भरेंगे। अगर आपका जो है वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो आप चेक बॉक्स में आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ये पूरा का पूरा एड्रेस एज इट इज़ ऊपर वाला ही नीचे अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद है फॉर्म भरने का स्थान, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप किस स्थान से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आप उस जगह का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा जो अल्फ़ान्यूमेरिक होगा। तो पासवर्ड आप जो भी बनाइएगा इस तरीके का बनाइएगा जो आपको याद रहे, और उसको फिर कंफर्म जरूर कीजिएगा। वही पासवर्ड आप दोबारा डालिएगा जो आपने ऊपर बनाया था। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, इस कैप्चा कोड को इसमें इंटर करके आपको सबमिट करना होगा। तो ये थी आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, यानी कि अभी आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो जब भी आप अब आगे की स्टेप करेंगे तो आपको ये पासवर्ड वहाँ पर डालना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो जितनी भी डिटेल आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन करने में फिल की हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगी। तो आप यहाँ पर जो भी डिटेल आपने डाली है, चाहे आपका नाम, पिता का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जितनी भी आपने पते डाले हैं, मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल आईडी डाला है, उस सब को आप ज़रूर एक बार ध्यान दे करके उसको देख लीजिएगा कि आपने सही टाइपिंग की है या गलत नंबर तो नहीं आपने ऐड कर दिया है। तो आप इस सारी जानकारी को एक बार ज़रूर अवश्य पढ़ लीजिएगा। सारी जानकारी पढ़ने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको दो घोषणाएं दिखाई दे रही होंगी। पहली है कि मैंने सब कुछ जानकारी पढ़ ली है और सारी की सारी जानकारियाँ सही हैं, और अगर आपकी जानकारी में थोड़ी सी आपको लगता है कि गलत है तो आप दूसरे वाले कॉलम पर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरा जो कॉलम है वो एडिट करने का है। अगर आपका फॉर्म फिल अप सही हो चुका है तो आप यहाँ से
प्रोसीड कर सकते हैं, सबमिट कर लीजिएगा इसको। तो आपका देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपको यहाँ पर फॉर्म को आगे भरने के लिए जितने बाकी स्टेप हैं वो करने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करना होगा। अब आगे के स्टेप करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए जो आपने मोबाइल नंबर वहाँ पर बेसिक डिटेल में डाला था वही डालना होगा, और जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आपको एंटर करना होगा। उसके बाद जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सबमिट या प्रोसीड करना होगा। तो आपका आगे का स्टेप ओपन हो जाएगा। तो आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं आपको फिल करनी होंगी, यानी कि आपको हाई स्कूल से लेकर के जो आपकी बीएड है वहाँ तक की योग्यताएं आपको फिलअप करनी होंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि आपको 1 बाय 1 सारी की सारी योग्यताएं आपको एंटर करनी होंगी। तो देखिए आपको फर्स्ट कॉलम में दिखाई दे रहा होगा योग्यता का प्रकार। तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप इसमें हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा है, यानी कि 10th है, तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने हाई स्कूल पास किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो भी आपका है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको दिखाई देगी। तो आपका जो भी बोर्ड है आपको वो बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग करनी होगी आपको, यानी कि जिस वर्ष आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उस वर्ष को डालना होगा यहाँ पे। इसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट का विवरण डालना होगा, क्योंकि हाई स्कूल का आपको जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको डालने होंगे। तो ड्रॉप डाउन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हाई स्कूल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जो भी हाई स्कूल के आपके सब्जेक्ट हैं ऑल वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर मार्क्स का विवरण डालना होगा, यानी कि जो अंकों के प्रकार हैं। अब अगर आपका मार्क्स वाला सिस्टम था तो वो डालिएगा, और अगर आपका ग्रेड सिस्टम था तो आप ग्रेड सिस्टम को सेलेक्ट करके जो भी आपका पॉइंट बनता है वो आप डाल दीजिएगा। तो ये आपको मार्कशीट को देख करके ही फिलअप करने होंगे ताकि आपकी जो डिटेल है वो सही की सही भरी जाए। ये सारी की सारी डिटेल भरने के बाद आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। तो जिस प्रकार आप यहाँ पर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपकी हाई स्कूल की जो भी डिटेल है वो नीचे शो होने लगेगी। इसके बाद आपको ठीक ऐसे ही इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका बैचलर डिग्री है वो आपको सेलेक्ट करके उसकी सारी की सारी डिटेल डालनी होगी। इसके बाद आपको ऐसे ही अपनी मास्टर डिग्री की सारी डिटेल डालनी होगी। उसके बाद आपको अपना बीएड की डिग्री भी इसी तरीके से डालनी होगी। तो आप जब सारी की सारी डिटेल इस तरीके से फिल कर देंगे तो आपको सारी की सारी जितनी भी आपने शैक्षणिक योग्यताएं ऐड की हैं वो सारी की सारी आपको दिखाई देने लगेंगी। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर नीचे सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आपके जो बीएड की डिग्री है वो सारी की सारी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर आप अभी भी इस स्तर पर इन डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर एडिट और डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप अगर कुछ जानकारी गलत आपसे टाइप हो गई है तो आप यहीं से उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए अदर डिटेल्स है, एग्ज़ाम सेंटर चॉइस, यानी कि जब इसका पेपर होगा एलटी का तो आपको अपनी वरीयता के अनुसार 2 एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला सेंटर हमने चूज़ किया है देहरादून, दूसरा हरिद्वार। तो आप अपनी सुविधानुसार पहला और दूसरा क्रम चुन लीजिएगा वरीयता के अनुसार। इसके बाद देखिए क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो आप इसको नो कर दीजिएगा। और इसके बाद देखिए क्या आपको यूकेपीएससी ने या यूके ने कभी परीक्षाओं से वंचित किया है या बार्ड किया है तो आप उसको नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना पहचान का कोई दस्तावेज यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट का मतलब है यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड को चूज़ कर रहे हैं और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। और इसके बाद हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रह जाता है। तो हमें सबसे पहले अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा है जिस भी ड्राइव में, उस ड्राइव को आपको ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कंटिन्यू का बटन दबा दीजिएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जब आप कंटिन्यू का बटन दबाते हैं तो उसके बाद आपको आपका भरा हुआ फॉर्म इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ आपका सारी की सारी डिटेल दिखाई देगी। तो आप इस पूरी की पूरी डिटेल को फिर से जांच लीजिए। पूरी जानकारी पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन की आपको 2 कॉलम मिलेंगे। दोनों कॉलमों पे आपको जो है क्लिक करना होगा और यहाँ पर चेक बॉक्स में आपको राइट का मार्क लगाना होगा। राइट मार्क लगाते ही आपका फॉर्म जो है
लास्ट मोड पे आ जाता है, जो यहाँ पर प्रोसीड का बटन है उसको दबाइएगा। प्रोसीड करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फीस पेमेंट करने का। अब आप देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म फिर से इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। लास्ट में आपको देखिए पे नाउ का एक टैब दिखाई दे रहा होगा, आप इसे पे नाउ के टैब को क्लिक कीजिएगा। अब आप फीस सबमिशन के मोड पर आ चुके हैं। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप फीस सबमिशन मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फीस सबमिशन करने के लिए कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपका कार्ड, यूपीआई, स्कैन क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग और वॉलेट की मदद से भी आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन चुन रहे हैं। क्यूआर कोड के ऑप्शन को चुनने के बाद थोड़ी देर यहाँ पर प्रोसेसिंग चलती है। उसके बाद आपको देखिए इस तरीके का क्यूआर कोड आ जाएगा। तो आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेसिंग चलने लग गई है। फीस सबमिट करने के बाद आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी आप UKSSC के साथ में अगर आप पत्राचार करें तो आप इस फॉर्म का सहारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम उन 2 प्रश्नों की जो प्रश्न हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि हमारा सेवायोजन कार्यालय का जो प्रमाण पत्र है वो एक्सपायर हो रहा है 31 मार्च को, और EWS का सर्टिफिकेट भी 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो रहा है, यानी कि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है। तो क्या हम आवेदन करने की पात्रता रखते हैं या हमें आवेदन नहीं करना है? तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपका सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो रहा है तब भी आप फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, और अगर आपका EWS का सर्टिफिकेट भी 31 मार्च 2024 को वैलिडिटी उसकी समाप्त हो रही है तो भी आप फॉर्म भरने की योग्यता रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर आप इस फॉर्म की विज्ञप्ति को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि आपको आवेदन भरने तक की तिथि तक आपका सेवायोजन कार्यालय का प्रमाण पत्र जो है वैलिड होना चाहिए। यानी कि अगर आप 31 मार्च से पहले पहले अपना आवेदन पत्र भरते हैं तो आप वैलिडिटी के दरमियान ही आवेदन कर रहे हैं। यही नियम आपके EWS सर्टिफिकेट पर भी लागू होगा। तो अगर आपका सेवायोजन प्रमाण पत्र 31 मार्च 2024 को एक्सपायर हो रहा है, यानी कि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है, या आपका EWS सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है उसकी वैलिडिटी, तो आप 31 मार्च से पहले पहले आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर दीजिएगा, क्योंकि आप उस दायरे में आ जाएंगे और आपका जो फॉर्म है वो वैध हो जाएगा। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने देखा कि UKSSC के द्वारा LT भर्ती के फॉर्म को ऑनलाइन भरते समय क्या क्या सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको लाभकारी है तो आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।